लिए डीएनए को क्या करना होता है, इसको कंडेंस्ड करना होते हैं टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं हम, इसको क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड करते हैं, और क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइल्ड होते हैं डीएनए, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ तक डाउट है कुछ, सही ना? ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो अब इसके बाद जो तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया गया है, जो बुक में तुम्हारे डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम पर एक बार नज़र डालना। कौन सा डायग्राम? जो डायग्राम है तुम्हारे 2.5 डायग्राम। 2.5 क्या नहीं दिया? 2.5 आगे तो 2.5 में क्या दिया है बताओ? क्या ये दिया है कि ये सेल है और इसकी ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे ये क्या है, ये क्या है बताना? अगर एक निकाल रहे इसमें से तो ये क्या है बताना? क्रोमैटिन है ये। वाह, मतलब कि मैं तुम्हारे बुद्धि माता को सलाम करता हूँ। तो पहले ठीक से बैठ दो और मुंह में से शिखर निकाल के फेंक दो। हाँ, ये क्या है? क्रोमोजोम है, ठीक है। एक क्रोमोजोम का निकाल कर देखते हो बाहर, तो क्या कुछ इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्या? और क्रोमोजोम्स के जो आर्म्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या है बताएंगे? ये है, हाँ, क्रोमैटिड्स। और एक ही क्रोमोजोम्स के दो आर्म है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, यही ना? हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अगर ये क्रोमैटिड्स भी देखे होगे तो ये कैसे बना हुआ है? ये क्या हुआ होगा, जो डीएनए और क्रोमैटिन था ये कंप्लीटली कुछ इस तरह से, ये हाईली क्वाइल्ड है क्या? ऐसे हैं क्या बताना? बोलो, ठीक है, ऐसे ही होंगे ना ये, कुछ ऐसा ही होंगे ना ये? ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब कि हाईली क्वाइल्ड होंगे, सुपर क्वाइल्ड होंगे, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। थोड़ी सी याद करो, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन भी मैंने कुछ बताया था, बताया था क्या? क्या इसमें तुमको न्यूक्लियोसोम्स कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। थोड़ी सी इसमें से निकालो ये, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन, इसमें 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 हिस्टोन प्रोटीन, और ये और ज़्यादा लूजली होंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये तो क्रोमोजोम है। ये क्या होगा बताना? ये क्या होगा बताना? क्रोमैटिन फाइबर्स। और क्रोमैटिन फाइबर्स में भी क्या होगा? हेट्रोक्रोमैटिन्स होंगे, है ना? वाह, ठीक है। दूसरी अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा बताओ ना? बोलो, ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोसोम होंगे क्या? ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियोसोम में यही ना प्रेजेंट होगा कि क्या होंगे इसमें? हिस्टोन प्लस डीएनए, ये चीज प्रेजेंट होगा, ठीक है।
और हिस्टोन प्रोटीन्स को अगर उसमें से भी, और इसको हिस्टोन प्रोटीन्स पर क्वाइल्ड है और उसमें से भी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में से निकाल दो, डीएनए जो इस पर रैप्ड है वो भी निकाल दो, तो कुछ अब इस तरह से लूजली हो जाएंगे डीएनए। ये क्या हो जाएगा ना, ये क्या है ना, डीएनए हो जाएंगे, केवल मतलब कि यूक्रोमेटिन या डीएनए ओनली ओनली हो जाएंगे। तो ये क्या है ना, बताना, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रोमोजोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए को कुछ। अब ये डीएनए ये क्वाइल्ड हुआ तो ये न्यूक्लियोसोम्स की, न्यूक्लियोसोम यानी हिस्टोन प्रोटीन पर क्वाइल्ड हुआ, थोड़ी सी और ज़्यादा उस पर क्वाइलिंग स्टार्ट हुआ तो क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, और ये और ज़्यादा क्वाइलिंग हुए, सुपर क्वाइलिंग हुए, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की है जो क्या हो गई है, क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? एक रस्सी लिए हो, ठीक है, दो अलग अलग थ्रेड लिए हो, ठीक है, दो अलग अलग थ्रेड थोड़ी सी एक दूसरे पर क्वाइलिंग की है, तो लूजली क्वाइल्ड अगर, मतलब लूजली अगर दोनों के दोनों थ्रेड के स्ट्रैंड्स लूजली एक दूसरे पर क्वाइल्ड है, तो लूजली होंगे तो उसमें से जो होता है ना, एक के ऊपर दूसरा है तो लूजली होगा, और उसको क्या करो, क्वाइल्ड करते जाओ और क्वाइल्ड करो, तो क्या होगा कि इतनी साइज का होगा इतनी साइज में आ जाएंगे, और ज़्यादा क्वाइल्ड करके इतनी साइज के इतनी साइज में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे हाईली क्वाइल्ड होंगे, सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ये होंगे क्रोमोजोम। ठीक उससे थोड़ा सा लूजली क्वाइल्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन्स। इससे भी लूजली क्वाइल्ड होगा तो न्यूक्लियोसोम फॉर्म में आएंगे, उससे भी लूजली क्वाइल्ड फॉर्म होंगे तो डीएनए के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होते हैं, और ये डायग्राम को जरूर बनाएंगे अभी, ठीक है। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताना, बताओ, रिप्रेजेंटिंग क्या चीज, यस, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, और किसका बताना, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोसोम भी दिखाई दे रहा है क्या इसमें, अपन का बुक में नहीं दिया होगा, दिया है क्या न्यूक्लियोसोम भी, दिया होगा ना, दिया हुआ है, नहीं लिखा है, एंड डीएनए। अब वहीं पे एक साइड में कर्नर में 2.4 में दिया हुआ है कि द करेक्ट coiling and supercoiling as seen in a typical telephone cord which is also found in the chromatin fiber of the chromosome, ठीक है। थक गए, नींद आने लगा। क्या बोल रहा है, चाय पीने के लिए बोल रहा है, ये ना मिलेगा बच्चा। अपन बुक में देखेंगे ना तो डीएनए ये सराउंड हो रहा है अराउंड दी कोर हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम में क्वाइलिंग हो रही है, फिर सुपर क्वाइलिंग हो रही है, क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही है, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स में और क्वाइलिंग हो रही है, तो ये फॉर्म कर रहे हैं क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो एक दिया है कि किस तरह से ये सभी के सभी क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम। इसमें वाइट वाला है सो क्या है बताएंगे, ये बताएंगे, ये क्या है ना बताना, वाइट वाला, यस, हिस्टोन। और कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होगा बताना, कोर हिस्टोन होंगे क्या, कोर हिस्टोन
नींद आ गया था क्या? लिंकर हिस्टोन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अरे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे लिंकर, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना। ये क्या होगा पता ना, ये लिंकर हिस्टोन होंगे। दो तीन पेन यूज करो, 2-3 पेज पेन रहने चाहिए एटलीस्ट। ब्लू के साथ रेड, रेड के साथ ब्लैक, ब्लैक के साथ ग्रीन भी रहना चाहिए। 4 पेन तुम्हारे पास रहना चाहिए। जब बायोलॉजी के नोट्स बनाते हैं ना तो 3-4-5 पेज, 4 पेन तो रहने चाहिए तुम्हारे साथ। ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, तो डायग्राम अच्छी बनती है, फिर पढ़ने को भी मन करता है फिर उसको। कल किसने मैसेज किया था? मैसेज किया था, मैसेज, मैजिक नहीं। नहीं, मैसेज किया था फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। समझा। हाँ, वो मैं काफ़ी दिनों से भी कोशिश कर रहा था कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर जल्दी जल्दी जो तुम्हारे आ रहे हैं स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करें वो, बट ठीक हुआ आज लग गया क्लास से। नहीं बिल्कुल, हाँ। नहीं बिल्कुल सही। हाँ, मैं वो समझता हूँ जेनेटिक्स बहुत ही थोड़ा सा टफ होता ही है समझना, और समझाने वाले को भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर सही से नहीं समझाएं तो बिल्कुल से नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है। नीट वाले बच्चे को, 12th वाले रिपीटर वाले बच्चे को भी जेनेटिक्स नहीं समझ में आते, 10% ही 15% आते हैं। टफ तो होता है, ठीक है। हाँ, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, या उसमें डिफरेंट सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि क्या जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी ना, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो टेंशन ना लो, जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगे वो, ठीक है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्रोमोजोम के बारे में जेनेटिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये एक आगे हम अभी इसी पर बात करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाएंगे। हो गया था क्या? कुछ बनाना भी था इधर में? क्या बनाना भी था? नहीं ना? रौनक को सारी चीज़ समझ में आता है, अभी भी कुछ पूछ लो बता दे, है ना? तो ये बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिफरेंस क्या होता है? वाह, अब तुमको इसके लिए ना प्राइज दिया जाएगा। जीन्स एलील्स क्या होते हैं? जीन और एलील्स क्या होते हैं? एग्जाम में बताएंगे सीधे ना, रिजल्ट ही बताएगा, एग्जाम में भी नहीं। तो जेनेटिक्स के पढ़ने के लिए ना सारे पहले एक क्लास में उसके टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ते हैं,
देन आफ्टर उसके स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि स्टार्ट कर लिया मेंडेलियन जेनेटिक्स और फिर उसमें पढ़ रहे हैं उसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, नहीं मतलब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। पहले उसके सारे के सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम तो ऐसा ही करते हैं। और सबसे इजी होता है पढ़ाना और समझना भी इजी होता है। जब टर्मिनोलॉजी पढ़ लो फिर उसके बाद तुम पढ़ो चैप्टर। हो गया? हो गया सबका? चल अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है ये पढ़ना है, बताओ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। और ये रौनक पढ़ा है बहुत अच्छे तरीक़े से क्लास 8 से पढ़ते आ रहा है ना? मेरे से तो पढ़ा है तो, और अभी तो बताएगा सारी की सारी चीज़। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमो जो यही ना, अब इन ऊपर भी बनाकर आए थे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स बनाकर आए थे क्या? कैसे बनाए थे रौनक? नहीं बनाएंगे तुम्हारे कहने से। हाँ मैंने तो पेपर सेट कर दिया था, लेकिन आज फिर जाकर पेपर को मॉडिफाई करेंगे। मतलब कि फिर आज उसमें जाकर क्वेश्चंस ऐड करेंगे अब। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है? बताना। ये क्रोमोसोम है। ये क्या है ना? ये क्रोमोसोम है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम में दो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, एक ये फाइबर लाइक और दूसरा ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अरे ये आर्म जो बनाया है ना थोड़ा सा एक मोटा पर सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे कि अभी बोलते आ रहे हैं ये क्या है बताना? क्रोमैटिड्स है। एक ही क्रोमोसोम से आराम से आराम से आराम से इधर इधर इधर, ये खड़ा हो जाए, पहले खड़ा हो ना भाई। हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ठीक है, पीछे वाला चेयर पर जाकर बैठ जा और सीधा बैठा करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ना जितनी ताकत लगा कर एकदम पूरा बैठो उस पर, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो। ठीक है, सही पोजीशन में बैठो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे ये दोनों के दोनों आर्म दिखाई दे रहे हैं इस क्रोमोसोम्स के, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? अच्छा क्या होता है कि ना, मतलब कि एक क्रोमोसोम्स में दो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और इसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज दी क्रोमैटिड्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या होते हैं बताना? ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये देख रहे हो कि एक जगह पे जाकर वो दोनों जगह, मतलब कि दोनों को दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पॉइंट पे, एक रीजन पे अटैच्ड है ना? एक रीजन पे अटैच्ड है और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? द रीजन, अ रीजन वेयर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स अटैच्ड। ठीक है, यही रीजन होता है ना? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं यहाँ पे, बताओ क्या होता है? बताओ, ये होते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या एक क्या हुआ क्या हंस गया? क्या बोल रहा है? हाँ पूरा बोल, तू बोल दे पहले पूरा, फिर पढ़ेंगे। नहीं तू बोल।
अच्छा ये रीजन, क्या ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन भी है क्या? कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड, जहाँ 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 पे जाकर जो चीज़ें, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कंटेस्ट, बहुत ज़्यादा कंटेस्ट। तो क्या ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन है? कंस्ट्रिक्टेड रीजन भी है, बिल्कुल ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन भी है। जो लीनियर क्रोमोजोम्स है उसकी जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होती है उसको ये भी बोल सकते हो कि ये क्या होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। तो सेंट्रोमियर के लिए ना बहुत अलग अलग तरीके से हम बोलते भी है कि इसको तो ये भी बोल सकते हो कि ये क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड रीजन, बताओ, कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ लीनियर क्रोमोजोम है क्या, बोलो। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो रीजन वेयर वेयर क्रोमैटिड्स अटैच्ड, रीजन वेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड, ये भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं हम सेंट्रोमियर को ये भी बोल सकते हैं कि द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो, एक से ये दो है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक है या दो है बताना, दो है ना, दो है ना। तो ये भी बोल सकते हैं द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, द रीजन at which two sister chromatids attached। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब चलो, ये क्रोमोजोम है। अब यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, नन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स और क्रोमैटिड्स तो हमें समझ में आया, एक ही क्रोमोजोम्स के दो, जो दो आर्म्स होते हैं या टू फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। या ये भी बोल सकते हो द क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोजोम, क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोजोम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है? अब आ जाओ, वही चीज़ें तो मैं पूछ रहा हूँ, एक ऊपर और नीचे, तो इसको लगेगा थप्पड़। एक मिनट, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है। ठीक है, दोनों की सेम शेप, साइज और इस पर प्रेजेंट जीन की पोजीशन सेम है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्रोमोजोम्स, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस। अरे हमारे में क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, तो एक क्रोमोजोम्स का दूसरा उसका तो पेयर होगा ना। ठीक है, तो एक मान लो कि ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोजोम्स है, फर्स्ट क्रोमोजोम, फर्स्ट क्रोमोजोम। ठीक है, तो इस क्रोमोजोम्स का ये दोनों के दोनों आर्म क्रोमैटिड्स क्या होता है बताना, सिस्टर। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा बताना, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब एक चीज मेरे को यहीं पे बताना कि ये क्रोमैटिड्स और ये क्रोमैटिड्स क्या होगा। यहीं पे मैं एक और, मैं तुम्हें ये पूछ लूँ कि ये एक क्रोमोजोम है, सॉरी, ठीक है, और इसके क्रोमैटिड्स, इसके नन सिस्टर बोलते ही नहीं है। सिस्टर, नन सिस्टर तभी होगा जब एक ही पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स के उसके क्रोमैटिड्स होंगे, तो दो डिफरेंट क्रोमैटिड्स होंगे तब वो नन सिस्टर होंगे। ये तो अलग, ये मान लो ये क्रोमोजोम थर्ड हो गया, ठीक है, तो इसके लिए नन सिस्टर बोलते ही नहीं है, नन सिस्टर होती ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर पढ़े, मतलब पढ़े होंगे, तो अभी तो पढ़े होंगे, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है,
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स के बीच होती है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स के बीच होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? क्रोमैटिड्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम्स इन द होमोलोगस पेयर। क्रोमैटिड्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम इन द होमोलोगस पेयर, या ऐसे क्रोमैटिड्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, यही चीज़ डिफरेंस सही रहेगा कि सेम ही पेयर्स के जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स है, सेम पेयर्स की सेम, अगर मान लो क्रोमोसोम 2 बोले तो दो में क्रोमोसोम 2 है, 2 अगर सेकेंड क्रोमोसोम्स है तो दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे और उसके जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, सेम पेयर्स के डिफरेंट क्रोमैटिड्स को ही हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेम पेयर्स के, अरे ये सेम पेयर्स है ना, क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2। नहीं समझ में आया? मैंने बोला कि सेम पेयर्स के डिफरेंट क्रोमैटिड्स को ही हम क्या बोलते हैं? अरे सेम पेयर है ये और इसके डिफरेंट क्रोमैटिड्स, इसके और इसके क्रोमैटिड्स, वो क्या होंगे? नॉन सिस्टर होंगे। हाँ, लेकिन अगर क्रोमोसोम थर्ड हो जाए, थर्ड और 2 के क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर बोलेंगे? नहीं, उसके लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में? तो सेम पेयर्स के डिफरेंट क्रोमैटिड्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैं इसको बोल दूं, लिख लोगे? ठीक है, पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स होता क्या, लिख लेना। सिस्टर क्रोमैटिड्स होता क्या? अच्छा, ड्यूरिंग क्या हुआ, कुछ बात है? अच्छा, ये सेंट्रोमियर्स, अच्छा ये सेंट्रोमियर्स क्या हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स को, क्रोमोसोम्स को? हाँ, एक तो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, दूसरा सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स में भी हेल्प करते हैं। कब? ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज के टाइम में क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स वो करते हैं ना, कंस्ट्रिक्ट होते हैं और अपने अपने पोल्स की तरफ में मूव करते हैं, तो उस टाइम भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ जाएगा? समझ में भी नहीं आएगा। लिखेंगे पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, पहले ये लिखेंगे। The chromatids of the same chromosome, the chromatids of the same chromosome, chromatids of the same chromosome क्या होती है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, ये क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम कब सेपरेट होती है? ड्यूरिंग दी, डेट सेपरेटेड ड्यूरिंग दी, नहीं इस पेज नहीं होता, डेट सेपरेटेड ड्यूरिंग दी एनाफेज। लिख लो डेट, नहीं समझ में, पर लिख लो, समझ में आ जाएगा। डेट सेपरेटेड ड्यूरिंग दी एनाफेज। हो गया? तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लिख लेंगे क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखेंगे क्या होता है? अभी क्या लिखा है रौनक, क्या लिखा है बता? सिस्टर क्रोमैटिड्स का डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखे हो? क्रोमैटिड्स ऑफ द कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, या ऐसे भी लिख लेना, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये भी बोल सकते हैं ना, इधर इधर समझ। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम्स में ये 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है और इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अच्छा, ये बताना क्या ये इसके इधर 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 है, एक मिनट, एक अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, एक ये क्रोमैटिड्स है और ये दूसरा एक क्रोमैटिड्स है। सॉरी, ये दोनों तो एक ही कलर से बन गए, फिर मतलब ही क्या, ये एक दूसरा क्रोमैटिड्स है। समझ में आया?
है ना। तो एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स है और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। या क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, नहीं, लेंथ सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक होते हैं लॉन्ग आर्म और दूसरी होती है शॉर्ट आर्म। लॉन्ग आर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, पी। शॉर्ट आर्म के लिए हम क्या बोलते हैं, क्यू, ठीक है। लॉन्ग आर्म के लिए क्या बोले हैं अभी, पी। शॉर्ट आर्म के लिए क्या बोलते हैं, क्यू। ये लॉन्ग आर्म के लिए क्यू, सॉरी, लॉन्ग आर्म के लिए क्यू बोलते हैं, शॉर्ट आर्म के लिए पी बोलते हैं, वो उल्टे मैं बोल दिया था। कौन, ये और ये नहीं समझे, ये एक क्रोमैटिड्स है, ये एक क्रोमैटिड्स है, यहाँ पर ज्वाइन है, ठीक है, ठीक है। और ये क्रोमैटिड्स और ये क्रोमैटिड्स, ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये यहाँ पे ये क्या कर्व है ना, तो ये और ये थोड़ी हो जाएगा क्रोमैटिड्स, नहीं, ये तो एक ही, मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई, ये तो एक ही क्रोमैटिड्स है। सिस्टर क्या होते हैं, अरे जो मतलब कि सिस्टर क्या होते हैं, जो एक किसी पेरेंट्स का 2 किड्स होते हैं, मतलब वो उसके डॉटर्स है, वो उसके लिए ना यूज करते हैं। तो ये क्या है ना, एक ये क्रोमैटिड्स है और ये एक अलग क्रोमैटिड्स है, तो इसको और इसको आर्म को थोड़ी बोलेंगे, ये तो एक ही क्रोमैटिड्स है ना, ठीक है। सिस्टर का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो वो मेरे को अभी क्या याद आया था, हाँ, नन सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखेंगे, क्या होता है पहले ये नन सिस्टर क्रोमैटिड्स। The chromatids of different chromosome in the homologous pair. The chromatids of different chromosome in homologous pair. The chromatids of different chromosome in homologous pair. और जरूर से ये डायग्राम बनाना, क्योंकि इससे समझ में आएंगे नन सिस्टर कौन सा होता है। ये क्या होगा बताना, ये होंगे नन सिस्टर। यहाँ पर राइटिंग मेरी खराब हो गया, क्या बोला, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, कि 2 ऐसी क्रोमोसोम जिसकी शेप साइज सेम हो और उस पर प्रेजेंट डी जीन की लोकेशन भी सेम हो। जीन क्या होता है, अभी इसके आगे डेफिनेशन भी पढ़ना है, कि क्रोमोसोम के जो स्पेसिफिक डीएनए होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और वो फंक्शनल प्रोटीन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं जीन बोलते हैं। हाँ हाँ, होमोलोगस होंगे। हाँ है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेट्रो। नहीं समझे, यहाँ पर ध्यान दो। तुम ये बोले, चलो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पे यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, ठीक है। इसके सेकेंड पेयर प्रेजेंट है, तो हो सकता है यहाँ पे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी भी हो, और यहाँ पे भी कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ कि यहाँ पे डाउट क्या है। ये होमोलोगस होगा, ये हेट्रोलोगस होगा, ये भी होमोलोगस होगा। अगर यहाँ पे क्या हो, कैपिटल टी होगा और यहाँ पे स्मॉल टी होगा, तो ये हेट्रोलोगस होगा।
ये दोनों क्रोमोसोम हो जाएंगे हेट्रोलोगस क्रोमो होंगे, ठीक है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। होमो मीन्स क्या हो, दोनों पे परसेंट सेम जीन हो तो होमोलोगस। एक क्रोमोसोम्स पे एक अलग टाइप के मतलब कि एलील हो और दूसरे पर अलग टाइप का एलील हो तो वो हो जाएंगे हेट्रोलोगस। एलील और जीन में डिफरेंस समझ में आता है ना? नहीं नहीं, एलील और जीन अलग होता है, कैरेक्टर और ट्रेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होते हैं, जो एक्सप्रेसिबल होते हैं, एक्सप्रेसिबल जो होते हैं ना, जो हम जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस हम चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कैरेक्टर होता है। जैसे कि टॉल है, ठीक बोल रहा है, टॉल है, तो टॉल क्या है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टॉल क्या हुआ, ट्रेट हुआ, टॉल और ड्वार्फ, तो ये क्या हुआ, ट्रेट हुआ। एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग वेरिएबल फॉर्म है। अगर एक चीज का, एक ऑब्जर्वेबल किसी फीचर का दो वेरिएबल फॉर्म होती हैं, वो होती हैं ट्रेट। और जो ऑब्जर्वेबल जो चीजें हैं वो होता है कैरेक्टर। जैसे कि मैंने बोला हाइट, हाइट कैरेक्टर है। कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर, ठीक है। अ, ये हेयर, हाँ हाँ, उसके उसके वेरिएबल फॉर्म होगा वो ट्रेट होगा, कैरेक्टर के वेरिएबल फॉर्म। जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ बोले, कलर ऑफ स्किन में तुम्हारे डार्क टोन स्किन हो सकता है या फेयर स्किन हो सकता है, तो इस उसके अलग अलग वेरिएबल फॉर्म है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जीन और एलील क्या होते हैं, तो जीन तो समझ में आया, जो क्रोमोसोम्स पर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए प्रेजेंट है या स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स है, जो पार्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, वो पार्टिकुलर प्रोटीन्स पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे, उसे जीन बोलेंगे। अब मैं बोला कि हाइट है, हाइट कैरेक्टर है, इसके लिए कोई ना कोई तो जीन होगा, और वो जीन हो सकता है कि टॉल हाइट भी दे सकता है और ड्वार्फ हाइट भी दे सकता है। तो सपोज मान लो हाइट के लिए टी जीन है। अब टी जीन हो सकता है, तो जो क्या होगा, जो टॉल हाइट देगा तब उसे हम कैपिटल कंसीडर कर लिए टी, और जो स्मॉल हाइट देगा उसे हम स्मॉल टी। तो हाइट का जो वेरिएबल फॉर्म है, मैंने हाइट के जीन है, उसके वेरिएबल कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये हो गए एलील हो गए, ठीक है। ऐसे पढ़ते हो उसको, समझ में आ जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, अभी में कोई डाउट है? सेंट्रोमियर समझ में आया ना, कि मतलब रीजन जहां पे क्रोमैटिड्स ज्वाइंट होते हैं, अटैच होते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। चलो अब यहां पे हमें पढ़ने हैं कि इसके फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर होता क्या है, ठीक है। तो अपन के ना बुक में दो इसके फंक्शंस के लिए बात करता है कि सेंट्रोमियर सर्व्स एज द साइट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना, मतलब कि ज्वाइनिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स का वो साइट होता है ना, या रीजन होता है, अभी तो बोला है ना। तुम्हें समझ में आ रही है? नहीं, नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया बताओ, बोलो क्या नहीं समझ में आया। जो चीज़ें नहीं समझ में वो बताओ ना, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अच्छा, ये क्रोमोजोम समझ में आया, सिस्टर क्रोमैटिड समझ में आया, नन सिस्टर क्रोमैटिड समझ में आया, सेंट्रोमियर समझ में आया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हाँ या ना? नहीं लिख लिए थे, नहीं समझ में आया कि नहीं ये बताओ। नहीं, मैंने बोला था सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, रीजन होता है क्रोमोसोम्स का जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंट होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन क्रोमोसोम्स का जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइंट्स और अटैच होते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। या कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द सेंट्रोमियर। क्या यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेंस रीजन है, हाँ यहाँ पर डेंस रीजन होते हैं, ठीक है, और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, ये लिख लिए होंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन ऑफ
सेंट्रोमियर, क्रोमोजोम नहीं, सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, समझ में आया? बताओ क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन बताओ। इट सर्व्स एज साइट फॉर, किसके लिए बताना? एसोसिएशन ऑफ, क्या हुआ, क्या नहीं लिखे थे तो सो क्यों रहे थे? अच्छा, क्रोमोसोम्स के टाइप्स भी पढ़े। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? जब सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम्स के मिडिल पोजीशन में प्रेजेंट हो, मतलब कि क्रोमोसोम्स है इसके मिडिल पोजीशन में प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम हो तो उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नहीं, हाँ, शेप अलग अलग बनते हैं। अगर और ज्यादा टुवार्ड्स द एंड के साइड में प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। और अगर सेंट्रोमियर एब्सेंट हो क्रोमोसोम में तो एसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 9 में जरूर पढ़े होंगे, कुछ तो याद रहता नहीं। तो क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ने होते हैं, जनरली 5 टाइप होते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के पोजीशन क्या है, ठीक है, उस पोजीशन पे क्रोमोसोम्स के 5 टाइप्स होते हैं। यहां पे नहीं पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, टेंशन ना लो, ये चीजें नहीं आएंगे, ठीक है। हो गया, डन है। चलो, तो मैं वही तो पूछ रहा था, बता दो। हाँ, इट सर्व्स एज साइट फॉर एसोसिएशन ऑफ, बताओ, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात सही है। अरे सिस्टर क्रोमैटिड्स के उसके एसोसिएशन के लिए एक साइट होते हैं क्या? ये होते ही है ना। क्या ये also act as the site for the attachment of spindle fiber during the कब सेल डिवीजन? हाँ या ना? सेल डिवीजन के टाइप में क्या सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, मैंने बोला एक पॉइंट, इट सर्व्स एज द साइट फॉर द एसोसिएशन या अटैचमेंट ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जहां पे ज्वाइन होते हैं, ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर। तो उसके लिए साइट हो गया सिस्टर क्रोमैटिड के ज्वाइन के लिए। दूसरा मैंने बोला इट ऑल्सो सर्व्स एज द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हाँ, काइनेटोकोर्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में। एक साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, दूसरी साइड में भी काइनेटोकोर्स प्रेजेंट, उधर से भी स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो उसके लिए भी ये एक तरह से साइट होता है, ठीक है। तो ये भी सेकेंड क्या, सर्व्स एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ, किसके लिए बताना? स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कब अटैच्ड होते हैं? क्या हुआ, तुम दोनों का क्या चल रहा है? हाँ, तू बता अब। तू पीछे उठ के बैठ जा, तो जवाब कब होता है बताना? ड्यूरिंग, बोलो, ड्यूरिंग। हाँ, वो तो ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर सेल डिवीजन लिख रहे हैं, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रोफेज, नहीं बच्चे, प्रोफेज में ही, हाँ, प्रोफेज में ना अटैच्ड होते हैं। और इनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं,
ठीक है, इनर फेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अब क्या एक और इसका ये फंक्शन हम बोल सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन डिटैचमेंट ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग द इनर फेज। ये क्या डिटैचमेंट में भी हेल्प करता है क्या? यस। तो एक थर्ड फंक्शन ये भी लिख लेंगे, इट ऑल्सो हेल्प इन डिटैचमेंट of sister chromatids। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को डिटैचमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, ऑफ अ क्रोमोजोम कब करता है बताना? ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज में ही करते हैं ना? यस। अच्छा, यहाँ पे जो लिखे थे ना ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो पार्टिकुलर कौन से फेज में बताना? प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में पार्टिकुलरली। और बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? कोई डाउट है यहाँ तक? आयुष लिखते जा रहा है, बस तो समझ में तो आ नहीं रहा समझ में। पूछ ले, आज पूछ ही लीजिए, आज चेकिंग कर लीजिए सर। ठीक है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिफरेंस बता दें। ऐसे ही बताए थे, एकदम यही बताए थे सर। क्या सच में बताए थे? क्या बताए थे? देख लो, टाप लिया हमें। नहीं, तुम गलत हो ही नहीं सकते भाई। ठीक, चलो ये घर पे जाकर एक क्लास 10th के नोट्स, क्लास 9th के नोट्स उठाकर पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। घर पे जाकर 9th का बुक उठाकर पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ क्या? क्रोमोजोम। और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ठीक है, पहले ये सुनेगा, पहले किस बेसिस पर बताना? ऑन दी बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन दी बेसिस ऑफ बोलना। गलत हो सकता है सौम्या, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, ये पढ़ के आएंगे। मैं टाइप्स लिख भी दे रहा हूँ और मैं पूछ लूंगा कि उसकी शेप क्या होती है। मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम मेरे को? तुम बोलने की कोशिश क्या कर रही है बताना फिर से। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होता है, बोलो, मेटा सेंट्रिक। दूसरा कौन सा होता है, बोलो? सब मेटा सेंट्रिक। और बताओ? यस, एक्रो सेंट्रिक। और बताओ? टीलो सेंट्रिक। एक और बताओ? असेंट्रिक। ये 5 टाइप जरूर जाकर पढ़ेंगे इसको। जो नहीं पढ़ेगा मैं उसको श्राप दूंगा। सही बोले, ये है पोर्शन में है नहीं? क्या बोला? सही पोर्शन में है। वाह, जस्ट मेरे को 1 मिनट टाइम दो।
ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है, जीन। क्या हुआ? हाँ बोल। हाँ सही था। चलो हो गया था ना, कुछ लिखना भी था, हो गया था। ठीक है, इधर इधर। हाँ, जीन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक बार सुन लो, फिर उसके बाद तुमको जीन का डेफिनेशन खुद से लिख लोगे। और सुनना क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो और समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या है बताना। ये समझ में आया? ये क्या है बोलो? ये डीएनए है। ठीक है, इधर डीएनए का इतना ही पार्ट, ये क्या कर रहा है? अच्छा ये क्या होगा इस, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये डीएनए का क्या, ये कुछ पोर्शन जो क्या है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। ये कुछ ही सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड है क्या? हम सारे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बात कर रहे हैं डीएनए क्या? नहीं, ये क्या है बताना? ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है ना, क्या पूरा की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है ना, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या करते हैं बताना? ये सिंथेसिस ऑफ पार्टिक्यूलर फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, ये पार्टिकुलर ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकुलर जो फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये पार्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन्स ये क्या करेंगे, अगर एक्सप्रेस्ड सो expression of particular feature और कैरेक्टर तभी इसे क्या बोलेंगे बताना? इसे हम बोलेंगे जी। समझ में आया? कुछ डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो पार्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन के सिंथेसिस करते हो, और वो प्रोटीन्स वो एक्सप्रेशंस करते हो, पार्टिकुलर फीचर या कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हो उस ऑर्गेनिज्म में, तभी उसे हम बोलेंगे जीन। क्या हम पूरे डीएनए के सीक्वेंस को जीन बोल रहे हैं क्या? नहीं, डीएनए के कुछ ही सीक्वेंस को हम जीन बोल रहे हैं जो पार्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर रहे हैं, और वो पार्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन्स किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी उसे हम बोल रहे हैं जीन बोल रहे हैं। क्लियर? हाँ जीन सारे के सारे, अब ये पता है कि अपन के जितने लेंथ ऑफ द डीएनए हैं उसके 98% लेंथ ऑफ द डीएनए नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब वो कोई फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस करते नहीं है। ओनली 2% पार्ट ऑफ द डीएनए और वो क्या करते हैं, 2% पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोड्यूस्ड फंक्शनल प्रोटीन्स।
ओनली 2% ही पार्ट है टोटल डीएनए का, हमारे जो भी जो 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं उसके ओनली 2% ही पार्ट है जो फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और वो फंक्शनल प्रोटीन्स वो फंक्शनल या पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और यही जीन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, हेरिडिटी होता है, मतलब कि ये कैरेक्टर्स को पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। वो जस्ट वो डीएनए की मतलब डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल कुछ होता नहीं है। कोडिंग के लिए किस कोडिंग के लिए बात करते हैं? एमआरएनए, एमआरएनए, हाँ एमआरएनए, एमआरएनए। अब एमआरएनए में ना मतलब 2% ही नहीं, उसमें से कम हो जाएगा, उसमें से 2% नहीं होगा। अब एमआरएनए में उसमें भी होते हैं ना एक्सोन और इंट्रोन होते हैं। कोडिंग पार्ट जिससे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनता है, ठीक है। कोडिंग पार्ट जिससे ना एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनता है, उसे हम कोडिंग पार्ट बोलते हैं। अब उससे एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरआरएनए से राइबोसोम बनेंगे, टीआरएनए से टीआरएनए वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, टीआरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। वो अभी चीजें नहीं समझ में आए। इधर 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 इधर, हाँ हाँ, जैसे कि सुनते हो ना स्किन कैंसर या अलग अलग टाइप के कैंसर, तो होता क्या है, अगर स्किन कैंसर कैंसर होते हैं ना, मतलब कि हार्मफुल रेडिएशन जब आती है ना, तो इस डीएनए के सीक्वेंस में म्यूटेशन कॉज करते हैं। जैसे कि एक फेमस एक म्यूटेशन होता है थायमिन डाइमर, थायमिन डाइमर, मतलब कि दो यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है और यहाँ पे थायमिन, ये दोनों अपने में क्या कर लेते हैं, ये डाइमर के फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब डाइमर बन जाएगा, जब इससे आरएनए बनेंगे तो उसके आरएनए में मतलब एमआरएनए में ये कोड ही नहीं होगा, उसमें उसका कोड ही नहीं होगा। अब तो ये कोड आया ही नहीं एमआरएनए में, अब इससे जो भी प्रोटीन्स बनेगा वो फंक्शनल प्रोटीन्स होगा ही नहीं, और कोई फंक्शनल प्रोटीन्स नहीं होगा तो वो पार्टिकुलर जो फंक्शंस को एक्सप्रेस पहले करता था वो पार्टिकुलर फंक्शंस को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, और नहीं करेगा तो क्या हुआ, गलत प्रोटीन से गलत एक्सप्रेशन करेगा, डेट मीन्स वो क्या होगा, वो कोई ना कोई गलत डिजीज ही कॉज करेगा, ठीक है, वो चीज़ होती है। हाँ, म्यूटेशन क्या होता है ना, कोई एरर हो जाती है डीएनए में, और उस एरर के कारण जो प्रोटीन्स नॉर्मल प्रोटीन्स बनना चाहिए वो नहीं बना, प्रोटीन्स गलत प्रोटीन्स बन गया, तो वो हो गया म्यूटेशंस, ठीक है। क्या करें इसके बाद का, अभिन्न ये स्टार्ट होगा तुम्हारे वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, स्टार्ट करें। चलो जिन का डेफिनेशन लिख लो पहले, देखो जिन का डेफिनेशन क्या होता है, क्या कहते हैं, हमारे ना मुक्का ना घिस ना लिखेंगे। The functional segment of DNA, the functional segment of DNA, और ब्रैकेट में लिख लो एक चीज और, ब्रैकेट में एक चीज और क्या लिखेंगे, बोलो। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ब्रैकेट में लिखेंगे द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए that encode particular functional protein, that encode particular functional proteins which expressed in the form of particular character of the body, particular character of the body, ठीक है, समझ में आया। एक मिनट और रुकना, थोड़ी सी और इसको ना क्लियरली एक चीज और समझ ही लो, यहीं पे तुम्हें जो कंफ्यूजन हो रहा है ना नहीं होगा। ये डीएनए है ना सौम्या और बच्चे, इधर ध्यान देंगे सभी, इधर ये डीएनए है ना, ठीक है। मैंने इसी पोर्शन के लिए बोला था ना
कि ये क्या है, ये जीन है, ठीक है। अब इससे क्या डायरेक्टली ये प्रोटीन बन जाता है क्या? नहीं, बनता क्या है, इस डीएनए से पहले क्या बनता है बताना, इसी पोर्शन के डीएनए से क्या बनता है पहले, एमआरएनए। और इस एमआरएनए से क्या बनता है, इससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। और जो यहाँ पे एमआरएनए बना है ये भी होना चाहिए फंक्शनल एमआरएनए होना चाहिए, बीच में इसे मत बोला कर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शनल एमआरएनए होना चाहिए, ठीक है। और इस फंक्शनल एमआरएनए से अब यहां पे बना ये क्या हुआ बताना, ये फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। अगर ये फंक्शनल प्रोटीन होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे पार्टिकुलर कैरेक्टर, तभी इसे हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अगर ये पार्टिकुलर कैरेक्टर को, फंक्शनल पार्टिकुलर नॉर्मल जो पार्टिकुलर कैरेक्टर है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये जीन नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे इस तरह से नॉन फंक्शनल भी प्रोटीन्स बनते रहते हैं, तो भी उसको हम जीन नहीं बोलते हैं, उस पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए को नहीं। हाँ, उससे मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस करे, और वो फंक्शनल प्रोटीन वो पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे, तभी हम उसे जीन बोलेंगे। ये तो हुआ तुम्हारे लेवल्स पे। थोड़ी सी और जाकर अंदर पढ़ते हैं, तो क्या एंजाइम हार्मोन्स, ठीक है, वो भी तो किससे बनते हैं, जीन से ही बनते हैं ना। जो हमारे जितने सारे एंजाइम सुनते हो ग्लाइकोलिसिस के या अदर जितने भी एंजाइम हमारे बॉडी में बनते हैं, वो भी न किसी डीएनए के सेगमेंट से ही बनते हैं। तो वो एंजाइम यानी पार्टिकुलर एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन्स ही होते हैं, तो वो फंक्शनल प्रोटीन्स बना है, और जिस पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से बना है उसी को ही हम बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इंसुलिन ये क्या है, हार्मोन है ना, वो भी कोई ना कोई जीन से बना होगा, कोई ना कोई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा जीन, उससे बना होगा, तो वो भी क्या होगा, वो जहां से बना होगा जिस डीएनए से, वो भी क्या होगा, जीन होगा। हाँ, अब क्या हो रहा है ना, ये हेरिडिटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ना अब ये जेनेटिकल डिजॉर्डर होते जा रहे हैं। जेनेटिकल मतलब कि फादर में अगर उसके जीन में कोई चेंजेस हो गया है, मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया है, जो उसके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते जा रहा है, तो ये जेनेटिकल होते जा रहा है अब, डायबिटिक, ठीक है। अब इसके बाद का पोर्शन है वो तुम्हारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से है। सो अगर बोलोगे तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हाउस पास करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 क्लास लगेगा माइटोसिस और मियोसिस में, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है उसको, जितने मतलब कि तुम्हारे एग्जाम पर्पज से और तुम्हारे बुक के पर दिया है ना उतने ही कंटेंट जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। जेनेटिक को जल्दी से फिनिश करना है इसलिए, ठीक है ना। लेकिन अभी भी जो भी चीज़ें पढ़े हैं इसको अच्छे से करेंगे पहले। तुम्हें क्या हो गया ये बताओ, तुम्हें कितनी % चीज़ें समझ में आ रही है, कितनी % ये बता, हाँ सब आ जा रहा है अभी तक, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए,